कैसे हैं आप सब। मैं विभो शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और हम लोग मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने उसका बेसिक प्रिंसिपल देखा, इंट्रोडक्शन देखा और नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में जानकारी ली। बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि बेसिक प्रिंसिपल में हमने कहा कि जो हमारे मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा रेडिएशन यूज होता है उसको गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो एक सोर्स होता है, एक सैंपल होता है, सोर्स और सैंपल दोनों की आई वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट अलग अलग होती है। पूरी मॉसबार स्पेक्ट्रो में 80 to 85% जो काम हुआ है वो केवल Fe यानी आयरन और Sn यानी टिन पे हुआ है। इसीलिए हमको इन्हीं दो के बारे में स्टडी करना था। अब Fe के केस में हम लोगों ने देखा कि ग्राउंड स्टेट जो Fe का आई वैल्यू था वो 1/2, Fe का एक्साइटेड स्टेट वैल्यू 3/2 होता था। हमने कहा Fe का सोर्स जो है वो 57 CO है। अब बात आई थी 57 CO ही इसका सोर्स क्यों है, उसके पीछे हमने रीजन देखा कि CO जो एक्साइटेड स्टेट में रहता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है और कहता है कि मैं 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करूंगा। बगल में हमारे CO होते हैं और CO कहते हैं कि आप जितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं सेम उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत हमको है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने में। तो बोले मैं तो एनर्जी रिलीज ही कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरी एनर्जी ले सकते हैं। भाई उन्होंने कहा ठीक है, यानी लेन देन की बात फाइनल हो गई। उसके बाद हुआ क्या, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो करना चाहिए उतना रिलीज, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, यानी कुछ ना कुछ कमी थी। अब साइंटिस्ट लोग परेशान थे, क्या कमी थी, तो पता चला इसमें रिकॉइलिंग हो रही है। रिकॉइलिंग का कॉन्सेप्ट आप देख चुके थे, यानी रिकॉइलिंग के कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए, यानी रिकॉइलिंग का जो इफेक्ट था उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा अगर हम इसका मास बढ़ा दें, अगर मास बढ़ा देंगे तो रिकॉइलिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो बोले ठीक है, इसका हम मास बढ़ा देते हैं, सराउंडिंग में मास रख दिया तो ये जो पीछे आ रहा था वो पीछे नहीं आ पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं मिल पा रही थी। तब मॉसबार आए और मॉसबार ने कहा कि भैया जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनमें वाइब्रेशन होते रहते हैं और जो वाइब्रेशन हो रहे हैं इसी वजह से ये कुछ कम एनर्जी दे रहा है। तो बोले अच्छा तुम ही बता दो वाइब्रेशन हो रहे हैं तो क्या किया जाए। बोले इसमें लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड हीलियम भर दो ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए और ये वाइब्रेट करना बंद कर दे। तो बोले ठीक है भाई, ऐसा कर दिया गया, सक्सेस हो गया। स्पेक्ट्रम की तैयारी चल ही रही थी तब तक डॉपलर आए। बोले आप ये बताओ सोर्स से सैंपल कितनी दूर रखोगे, क्योंकि मैंने डॉपलर इफेक्ट दिया हुआ है और उसी डॉपलर इफेक्ट की वजह से आपके सिस्टम में तो दिक्कत आएगी कि आप सोर्स कहाँ रखोगे, आप सैंपल कहाँ रखोगे, फिर परेशानी पैदा हुई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने कहा हम लोग सोर्स और सैंपल को एक बार सोर्स को पास ले जाएंगे, एक बार दूर ले जाएंगे, एक एवरेज स्पेक्ट्रम हम लोग ड्रा कर लेंगे। इसी काम की वजह से मॉसबार को नोबेल प्राइज भी मिला था। और उसके बाद हमने क्या देखा कि पैरामीटर्स हमारे क्या क्या होते हैं। जब पैरामीटर्स की बात आई तो सबसे पहला जो पैरामीटर आया था हमारा नंबर ऑफ सिग्नल आया था। कितने नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं मॉसबार में। अब बात आई सर नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ने के लिए हम किसको किसको देखेंगे, तो भैया एक्टिव न्यूक्लियस की बात हो रही थी तो हम न्यूक्लियस के ही बारे में तो देखेंगे। यानी हमने कहा अगर Fe2CO9 है या Fe3CO12 है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। तो हमने पहले Fe2CO9 को बना के देखा, उसमें नंबर ऑफ सिग्नल 1 आए थे। फिर हमने Fe3CO12 बना के देखा, उसमें नंबर ऑफ सिग्नल 2 आए थे। क्या देखा था, Fe का इन्वायरमेंट दोनों जगह कैसा कैसा है, यानी एक Fe इधर है दूसरा Fe इधर। ये कह रहे हैं हमारे तरफ तो 3 CO हैं, ये कह रहे हैं हमारे तरफ भी 3 CO, ये कह रहे हैं हमारे इधर 2 CO, ये कह रहे हैं हमारे भी इधर 2 CO हैं। इसका मतलब क्या था, दोनों सेम है, सेम इन्वायरमेंट के हैं। इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर आता था ये हमारा काम का था, यहाँ से ही क्वेश्चन आए थे, पोजीशन ऑफ सिग्नल। और पोजीशन ऑफ सिग्नल को हम लोगों ने कहा था आइसोमर शिफ्ट। फिर इसके पहले एक बात और हुई थी कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 to 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे मॉसबार एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। अब इसके ये चीज़ें बाद में आएंगी। और एक चीज़ और देखना पड़ेगा, सोर्स से सैंपल जाता है तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है जो सोर्स करता है तब सैंपल की तरफ जाता है। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि 3-4 रिएक्शन जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो सोर्स करता है सैंपल बनने के लिए। अभी तक के लिए आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना क्या है, जितना भी बोला गया उतना सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। आओ आइसोमर शिफ्ट के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर शिफ्ट, इसी से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आज के वीडियो में हम लोग आइसोमर शिफ्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग आइसोमर शिफ्ट।
अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आइसोमर शिफ्ट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। हमने जो पिछले लेक्चर में आइसोमर शिफ्ट की थोड़ी सी बात की थी, उसमें ये बताया था कि आइसोमर शिफ्ट आता कहाँ से है। तो ये बताया सोर्स और सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दोनों सेम नहीं होती हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस की वजह से हमारा एक न्यू टर्म आ जाता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, या उसी को हम बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट। अब आइसोमर शिफ्ट किसकी कितनी होती है, क्या होती है, कैसे पता लगाएंगे इसकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है या इसकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है। तो उस पे से एक बात बताइए क्या कि भाई अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ आइसोमर शिफ्ट एंड P and D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन आल्सो अफेक्ट द आइसोमर शिफ्ट बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बात हुई कि आइसोमर शिफ्ट को जो मेन डिसाइड करता है वो S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी जैसे एक FeA है, दूसरा मान लो COA है, तो हम दोनों में से देखेंगे S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके में कितनी है और इसके में कितनी है। पहला पॉइंट कि S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ आइसोमर शिफ्ट। दूसरा बात आई जब इसमें और इसमें दोनों में S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है तो P और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखेंगे कि भाई P और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इनको अफेक्ट कर रही है। अब जो फार्मूला लिखा था हमने कल, वो फार्मूला एक बार लिख के देखते हैं, तब आगे समझ में आएगा। ये हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा था। तो देखो हमें आइसोमर शिफ्ट भी दो चीज़ों के लिए पढ़ना है। किसके किसके लिए? एक Fe के लिए और एक Sn के लिए। तो पहला केस हम पढ़ेंगे Fe के केस में क्या क्या होता है, दूसरा केस हम पढ़ेंगे Sn के लिए क्या क्या होता है। तो आओ दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जब Fe का केस आएगा तो आइसोमर शिफ्ट में क्या कहानी होगी, जब Sn का केस आएगा तो आइसोमर शिफ्ट में क्या कहानी होगी। तो सबसे फर्स्ट केस आता है हमारा Fe का केस फॉर आयरन। कितना आयरन है? 57 Fe। देखो हमें ये बताया गया कि जो 57 Fe है, हमें ये बताया गया जो 57 Fe है उसके लिए डेल्टा R की वैल्यू निगेटिव होती है। देखना 57 Fe है उसके लिए डेल्टा R की वैल्यू हमारी निगेटिव होती है। ठीक, ये बताया गया। अब इसमें देखना क्या है कि डेल्टा R होता क्या है। डेल्टा R पहली बात तो होता क्या है, ये होता है RE माइनस RG, यानी रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट और रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अगर RG की बात करें तो RG है हमारा रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट और RE है हमारा रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट। और जो R है हमारा वो है एवरेज रेडियस। जो हमारा R है हम उसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एवरेज रेडियस। R हमारा है एवरेज रेडियस, RE है हमारा रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ये हमारा कांस्टेंट है। और साई S स्क्वायर क्या है? S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साई S स्क्वायर क्या है हमारा? S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और C हमारा कोई कांस्टेंट है। उसके इतना तो ये हुआ, इनके टर्म्स क्या क्या यूज है उसके बारे में। डेल्टा हमारा तो आइसोमर शिफ्ट है। अब एक केस जो पहला चालू करने जा रहे हैं वो Fe का चालू करने जा रहे हैं। अभी देखना आपको जैसे लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हो यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट में। जैसे ही आइसोमर शिफ्ट के इस वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे आप कहोगे फालतू की बात है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मतलब ये इतना ईजी है। अभी आप घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा, डेल्टा R याद करना, क्या याद करना, एक लाइन में आंसर निकल के आएगा, अरे इसमें तो बस इतना करना था। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना कि ये हो क्या रहा है। तो देखो Fe के केस में कहा गया डेल्टा R की वैल्यू निगेटिव होती है। अब एक कॉमन दिमाग लगा के बताओ, जब ये डेल्टा R की वैल्यू निगेटिव हो गई, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूं मैं। बोला गया कि Fe के लिए डेल्टा R की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो गई। अब कितनी निगेटिव हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो डेल्टा R है ना वो निगेटिव है। अब आप सोच के बताओ, अगर ये डेल्टा R निगेटिव हो गया, हमें वैल्यू नहीं पता है 10 है 15 20 है वाट एवर कुछ भी है, लेकिन वो निगेटिव है ना,
तो जैसे वो निगेटिव आएगी तो देखना ये डेल्टा आर निगेटिव है तो यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, निगेटिव का साइन लग जाएगा। क्यों नहीं चल रहा, ये लग गया हमारा निगेटिव का साइन, यानी ये वैल्यू भी निगेटिव माइनस का कांस्टेंट सी। समझना, जब कहा गया एफ ई के लिए डेल्टा आर की वैल्यू निगेटिव है तो भैया इस डेल्टा आर को हमने निगेटिव लिख दिया तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, और माइनस का सी पहले से ही है। अब सोचो एफ ई क्या चाहेगा, सोचना, कॉमन शुद्ध भाषा में सोचो। ये कह रहे हैं हम तो पहले से निगेटिव हैं और तुम हमारे अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए पड़े हो। जैसे तुम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको बढ़ाओगे, मतलब तुम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो, लो भैया एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लो, तो ये टोटल वैल्यू निगेटिव है तो और ज़्यादा निगेटिव होगी। नहीं समझ में आया। देखो जैसे हमने इनसे कहा भैया एक बार तुम्हारे एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, बोले तो हम ये एक निगेटिव के बराबर हो गए। फिर बोले इस बार हम आपके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये वैल्यू डबल हो गई, मतलब 2 बार निगेटिव हो गई। और जब ये निगेटिव ये कांस्टेंट, यानी जितना ज़्यादा तुम एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे उतना ही ज़्यादा ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और माइनस का सी पहले से है तो दोनों वैल्यू और निगेटिव यानी बड़ा निगेटिव बन जाएंगी। भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो, जैसे मेरे पास 50 रुपये उधारी के हैं, मैं ऑलरेडी निगेटिव हूँ, कोई आया और हमसे बोला 50 रुपये और ले लो मुझसे उधार में, हो तो गए मेरे पास 100 रुपये, तो क्या मैं पॉजिटिव बना? मैं तो और उधारी चला गया, मेरे को तो 100 रुपये हो गए उधार पे। इसीलिए इसमें भी वही दिमाग लगाओ, ये तो ऑलरेडी निगेटिव थे और इनको तुम और एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते चले जा रहे हो तो ये और ज़्यादा निगेटिव होते चले जा रहे हैं। और जैसे माइनस का 50 बड़ा है कि माइनस का 100 बड़ा है, तो पता चला कि -50 रुपये बड़ा है। और ये अगर तुम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो ये टोटल वैल्यू और निगेटिव होती चली जा रही है, और अगर और निगेटिव होती चली जाएगी तो इनकी आइसोमर शिफ्ट और ज़्यादा निगेटिव होगी, और ज़्यादा निगेटिव का मतलब क्या होता है, उसकी आइसोमर शिफ्ट कम होना। निगेटिव में जितना चीज़ें, जैसे 10 निगेटिव का है तो वो बड़ा माना जाता है एज कम्पेयर टू -100 से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेल्टा आर निगेटिव होने के कारण हम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं सकते, हम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। अभी देखना जो कंक्लूजन निकल के आएगा, क्या निकल के आता है। अब मार्केट में हमारे एफ ई कितने टाइप के घूम रहे हैं, तो पता चला भैया मार्केट में एफ ई 2 टाइप के हैं, एक एफ ई +2 है और एक एफ ई +3 है। और इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या? एफ ई चाहता है हमको एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो, एफ ई चाहता है हमको एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो। क्यों ना दो? क्योंकि अगर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो हमारी यही वैल्यू इतनी निगेटिव हो जाएगी, ऊपर से ये भी निगेटिव, तो हम और ज़्यादा निगेटिव जा रहे हैं। लेकिन एफ ई चाहता है कि हमको पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के दो। दोनों उल्टा चलते हैं, अगर जो चाहेगा एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो तो वो चाहेगा पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आई, एफ ई +2 का होता है जो D6 होता है और S0 होता है। जब एफ ई +3 का हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो D5S0 हुआ। हमने क्या कहा था, अगर एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है तो पी और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। और कैसे होता है, अगर कोई चाहता है कि एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो तो पक्की बात है वो चाहेगा पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो। वही रूल यहाँ पे लगाओ, एस में 0, एस में 0, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, यानी कि यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब डी में देखा, डी में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे डी में 6 है, और हम पढ़े हैं कि डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। किसके केस में? एफ ई के केस में। क्यों? क्योंकि एफ ई के केस में डेल्टा आर निगेटिव होता है और एफ ई चाहता है कि हमारे एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो। तो भैया D5 D6, तो आइसोमर शिफ्ट किसकी ज़्यादा? जिसके डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो यानी कि इसकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा। ठीक, अब एक चीज़ और आती है इसमें, क्या? एफ ई +2 मार्केट में कितने टाइप के घूम रहे हैं। देखो एफ ई +2 मार्केट में कितने टाइप के हैं, तो एफ ई +2 जो है हमारे पास वो भी 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है हमारा एफ ई +2 हाई स्पिन और एक है एफ ई +2 लो स्पिन।
Fe+2 लो स्पिन और Fe+2 हाई स्पिन। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, यानी T2G Eg बना लेते हैं। तो 1 2 3 ये हुआ Eg और ये हुआ हमारा T2G। फिर 1 2 3 ये हुआ हमारा Eg और ये हुआ हमारा T2G। ठीक, इतना करने के बाद देखो भाई Fe+2 हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 5 6, लो स्पिन है तो 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 6। ठीक, अब कैसे पता लगाएंगे कि हाई स्पिन वाले की इलेक्ट्रॉन आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है कि लो स्पिन वाले की आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है? उसमें क्या बोला गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर या जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना बड़ा होगा उसकी आइसोमर शिफ्ट उतनी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन द सेंस बात कैसे पता लगाएंगे, तो देखो भैया इसका स्फीयर देखो कितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा इसका स्फीयर दिख रहा है, इतने में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसका देखो एकदम छोटू सा दिख रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी में से है। तो आइसोमर शिफ्ट उसका ज़्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन स्फीयर बड़ा होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन स्फीयर बड़ा है, इसलिए Fe+2 हाई स्पिन की इलेक्ट्रॉन आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होती है। तो फिर से सुनो, सब कुछ भूल के फिर से सुनना क्या कहा गया। ये कहा गया कि आइसोमर शिफ्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर है। आइसोमर शिफ्ट में s ऑर्बिटल एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि आइसोमर शिफ्ट किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है। लेकिन जब s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर ना हो तो p और d ऑर्बिटल की तरफ रुख करते हैं। फिर कहा गया दो केस हमें पढ़ना है, एक Fe का केस, दूसरा Sn का केस। Fe के केस में हमने बताया गया कि Fe के लिए डेल्टा R की वैल्यू निगेटिव होती है। भैया जब डेल्टा R की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो आगे वाला जो टर्म है पूरा वो निगेटिव हो जाएगा। अब Fe चाहेगा कि हमारे s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम कम से कम दो, वरना मेरा आगे वाला टर्म ही इतना निगेटिव हो जाएगा, मैं और ज़्यादा निगेटिव होता चला जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा ये बात है, यानी हमें पता चला Fe चाहता है कि S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो, P और D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो। फिर हमारे पास पता चला दो केस हैं, एक Fe+2 का, एक Fe+3 का। Fe+2 होता है D6S0, Fe+3 होता है D5S0। अब पता चला दोनों में S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 0 है, इसका मतलब P और D डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। अब जो चाहता है S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो, वो चाहता है P और D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो। तो भैया +2 वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, +3 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी सी बात, जिसके D में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये किसके लिए बात हो रही है, केवल और केवल Fe के लिए बात हो रही है, हर चीज़ के लिए बात नहीं है, बस Fe का केस चल रहा है, याद रखना। यानी P और D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने चाहिए। अब पता चला Fe+2 भी मार्केट में दो टाइप का है, एक हाई स्पिन एक लो स्पिन। अब बात आ गई उसमें किसका ज़्यादा है, तो बोले भैया जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन स्फीयर बड़ा होगा उसका आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होगा। तो बोले इसका बड़ा दिख रहा है Fe+2 हाई स्पिन का, तो एक इसका हमारा आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा हो गया। आओ अब एक जनरल ऑर्डर लगा लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन होगा आपके अकॉर्डिंग समझना। इतना तो पक्का पता है, सबसे पहले +2 का होता है, फिर +3 का होता है, यानी Fe+2 का आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होता है Fe+3 से। फिर बताया गया Fe+2 में भी दो केस हैं, एक हाई स्पिन एक लो स्पिन, उसमें भी हाई स्पिन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू लो स्पिन के। तो आओ लिखते हैं क्या, Fe+2 हाई स्पिन, फिर आएगा Fe+2 लो स्पिन, फिर आएगा, अब क्या आएगा, Fe+3 हाई स्पिन, क्योंकि +3 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाई स्पिन के स्फीयर बड़ा बनेगा क्योंकि T2G और Eg दोनों में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जब लो स्पिन कर दोगे तो T2G में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, Eg हमारा खाली हो जाएगा। तो अब आएगा हमारा Fe+3 हाई स्पिन और आएगा Fe+3 लो स्पिन। ये हमारा क्या हुआ, आइसोमर शिफ्ट का ऑर्डर हुआ। ठीक,
बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, यानी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद करना है कि जो आइसोमर शिफ्ट का फार्मूला होता है उसमें Fe के लिए डेल्टा R की वैल्यू नेगेटिव होती है। Fe चाहता है हमको s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मत दो, हमारे P और D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना मन हो उतना भर दो, इसीलिए Fe+2 की आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होती है Fe+3 में, क्योंकि S में दोनों में इलेक्ट्रॉन 0 0 हैं, D में इलेक्ट्रॉन एक में 6 हैं, दूसरे में 5 हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि आइसोमर शिफ्ट उसका ज़्यादा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर बड़ा होता है, तो हाई स्पिन का बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लो स्पिन। काहे की टेंशन लेना, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये हुआ। अब एक केस Fe का हो गया और Fe के एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं क्या है। देखो Fe के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। जैसे आपसे किसी कोई बोल दे Fe F2 Fe Cl2 ClBr FeI2। अब आप ये सोच के बताओ इन चारों में से आइसोमर शिफ्ट किसका ज़्यादा होगा, या जनरल ऑर्डर बता दो कि पहले का ज़्यादा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। समझना क्वेश्चन क्या है। Fe F2 Fe Cl2 FeBr2 FeI2, Fe F2 Fe Cl2 FeBr2 FeI2। कुछ नहीं, अभी एकदम चिल मार के एकदम आराम से सोचो क्या कि भैया Fe का केस है +2 है, 4 लिगैंड लगे हुए हैं ClFBrI। लेकिन हमने तो एक बात पढ़ी थी कि अगर जो Fe होता है ना उसका डेल्टा R निगेटिव होता है, और डेल्टा R निगेटिव था तो Fe कहता था हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मत दो, हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मत दो, हमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लो। अब Fe से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, आप सोचो। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, Fe से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये इसके कंपैरिजन में उतना नहीं खींच पाएगा। और Fe उसी के साथ खुश है जो खींचू हो, खींचू यानी जो Fe की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके, Fe की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके, यानी Fe F2 की इलेक्ट्रॉन आइसोमर शिफ्ट सबसे ज़्यादा, Fe Cl2 की उससे कम, FeBr2 की उससे कम, और FeI2 की उससे कम आइसोमर शिफ्ट होती है। क्यों? Fe उसके साथ खुश है जो Fe की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। Fe के लिए डेल्टा R निगेटिव होता है, Fe चाहता है कि हम में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ना रहे। अब आप कहोगे सर दोनों +2 हैं, तो भैया मैं जैसे Fe हूँ, एक 4 लोग मेरे सराउंडिंग में खड़े हैं, एक लोग ऐसे हैं जो हमसे हमारे पैसे छीन लेते हैं और लेके निकल लेते हैं, कहते हैं हम नहीं देंगे। एक I2 टाइप के हैं जो कहते हैं छीन तो लिया, कहते हैं भाई अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो बताना, मैं दे दूंगा, फिर लेकिन छीन लूँगा आपसे। मतलब उनकी डोनरेबिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा है। और FClBrI में डाउन द ग्रुप जाने पर डोनरेबिलिटी बढ़ती है, और Fe डोनर वाले से बहुत बेकार रिलेशन है उसके। मतलब वो कहता है हमें डोनर आदमी नहीं पसंद है, हमें वैसा ही आदमी पसंद हो जो एक्सेप्टर हो, जो खींचू हो, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बस खींच ले। इसीलिए Fe F2 की आइसोमर शिफ्ट सबसे ज़्यादा, फिर FeCl2 की, फिर FeBr2 की, फिर FeI2 की। और ये क्वेश्चन भी हमारे नेट में पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये पहला आइसोमर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हुआ हमारा Fe के केस में। Sn के केस में इससे इजी कॉन्सेप्ट आएगा, वो तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आप क्विक रिवीजन मार लीजिए कि जो आइसोमर शिफ्ट होता है उसका फार्मूला होता है कांस्टेंट डेल्टा R/R psi s² - c। Fe के लिए डेल्टा R निगेटिव होता है, इसीलिए ओवरऑल टर्म आगे वाला निगेटिव हो जाता है। Fe चाहता है कि मुझको s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मत दो, मेरे P और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना मन हो उतना बढ़ा लो। यानी Fe किसी स्टेप डोनर के साथ खुश नहीं है, Fe किसी डोनर लिगेंड के साथ खुश नहीं है। Fe किसके साथ खुश है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके, यानी खींचू के साथ खुश है। Fe कहता है कोई खींचू आदमी हमको दे दो जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके। यानी Fe F2 Fe Cl2 FeBr2 FeI2 में से सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट Fe F2 की होगी। उसके पहले ही पढ़ा गया कि Fe मार्केट में 2 टाइप के हैं, एक Fe+2 एक Fe+3। तो +2 वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, +3 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो D में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी आइसोमर शिफ्ट उतनी ज़्यादा। यह केस सिर्फ और सिर्फ Fe के लिए था। उसके बाद हमने कहा Fe+2 मार्केट में 2 टाइप के हैं, हाई स्पिन लो स्पिन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड जितना बड़ा उसकी आइसोमर शिफ्ट उतनी ज़्यादा। इसीलिए Fe+2 हाई स्पिन, Fe+2 लो स्पिन, Fe+3 हाई स्पिन, Fe+3 लो स्पिन, एक इसका जनरल ऑर्डर होता है।
बस इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड केस। सेकेंड केस कहते हैं भाई हम 119 एसएन के लिए पढ़ेंगे। दो ही केस पढ़े गए हैं क्योंकि पता है हमें कि 80 से 85% जो काम हुआ है वो टिन और आयरन के लिए ही हुआ है। तो पहले हमने आयरन की आइसोमर शिफ्ट देख लिया, अब हमें देखना है टिन की आइसोमर शिफ्ट। टिन की आइसोमर शिफ्ट में सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस उल्टा है। देखना क्या कह रहे हैं भैया, फॉर एसएन के लिए जो डेल्टा आर होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, डेल्टा आर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हुआ कांस्टेंट इंटू डेल्टा आर बाई आर साई एस स्क्वायर माइनस का सी। अब देखो, जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। अब डेल्टा कब बड़ा आ सकता है, बिल्कुल कॉमन दिमाग लगाओ बच्चों वाला, ये चीज़ कब ज़्यादा आएगी, जब ये चीज़ ज़्यादा होगी। जब ये चीज़ ज़्यादा होगी तो उसमें माइनस सी होगा, तभी तो ये चीज़ ज़्यादा आएगी। मतलब जे वैल्यू जितना ज़्यादा 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 करते चले जाओ, आइसोमर शिफ्ट उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो एसएन चाहता है कि आप एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब बढ़ा दो, मुझ में खूब एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, जितना पॉसिबल हो एस में इलेक्ट्रॉन डालते रहो, एस में इलेक्ट्रॉन डालते रहो। और जब एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो आइसोमर शिफ्ट इसकी ज़्यादा होगी। समझना कैसे? अच्छा, मान लो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से देसी भाषा में समझो। एक बार हमने एस में 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो मान लो ये वैल्यू 10 आ गई। अब हमने कहा एस में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। फिर हमने कहा एस में 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसकी वैल्यू 30 आ गई। ये तो फिक्स है, तो एक बार 10 आई थी तो 10 माइनस सी, एक बार 20 आई थी तो 20 माइनस सी, एक बार 30 आई है तो 30 माइनस सी। अब मान लो सी की वैल्यू 5 है तो 10 माइनस 5, 20 माइनस 5 और 30 माइनस 5। 30 माइनस 5 करोगे तो 25 आएगा ना। और 30 कब आया? जब तुमने एस में 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें भी वही, एसएन मार्केट में कितने टाइप के हैं तो और देखते हैं एसएन मार्केट में हमारे कितने टाइप के घूम रहे हैं। देखो, कह रहे हैं एसएन मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टाइप के घूम रहे हैं। अच्छा भैया, एसएन, एसएन प्लस, एसएन प्लस 2, एसएन प्लस 3, एसएन प्लस 4, इतने टाइप के एसएन हमारे मार्केट में घूम रहे हैं। और एसएन प्लस 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5s2 5p0 होता है। कितना होता है? 5s2 5p0। अब एसएन प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 5s1 5p0। इसका कितना हो जाएगा? 5s0 5p0। इतना करने में अगर कोई दिक्कत आए तो सोचो कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, अब बात आती है एसएन प्लस में, और एसएन में कितना होगा। तो एसएन में होता है हमारा 5s2 5p2। एसएन में होता है हमारा कितना? अरे भैया इससे एक बढ़ाते चले जाओ बस, 5s2 और 5p1। इसमें होता है 5s2 5p2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमने पढ़ा क्या है? एसएन चाहता है एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, खूब सारी दे दो। तो भैया जो एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना पसंद करेगा तो क्या वह पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना पसंद करेगा? तो बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पहले बताया है कि अगर कोई एस में चाहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो हमारे पास। जैसे एफ ई ने चाहा था एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो लेकिन पी और डी में भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। उसका जस्ट उल्टा केस यहाँ आ गया। एसएन चाहता है हमारे एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के हो लेकिन पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। तो आओ इस हिसाब से इसका ऑर्डर हम लोग लगाते हैं। देखो, एसएन क्या चाहता है? एसएन चाहता है कि पी में कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। पी और डी में, डी तो यहाँ है ही नहीं तो पी में आ गए हम लोग। तो देखो, ये कह रहे हैं भैया पी में हम तो 2 हैं, ये कह रहे हैं पी में 1 हैं, ये कह रहे हैं अरे वाह पी में तो हम कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं हम भी पी में कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं हम भी पी में कुछ नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से इन तीनों की आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होगी। बताओ क्यों? क्योंकि पी में आइसोमर शिफ्ट सॉरी एक मिनट होल्ड। देखो,
Sn क्या कहता है, S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन P और D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम होनी चाहिए। अब देखो ये कहते हैं हमारे S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 है, ये कहते हैं हमारे S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 है, ये कहते हैं हमारे S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 है, लेकिन इसके P में 0 है और S में इसका 1 है, वो 1 है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या आया था, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर आइसोमर शिफ्ट। तो सबसे पहले हम S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे कि S में कितनी ज़्यादा है। तो देखो S में 2, S में 2, S में 2, लेकिन इन दोनों में S में 1 है, S में 0 है, यानी इन दोनों से इन तीनों की आइसोमर शिफ्ट तो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा उसकी आइसोमर शिफ्ट उतना ज़्यादा। यानी हमें इतना पता चला इन 5 में से कि इन तीनों की आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होगी, किससे, इन दोनों से। अब बात आती क्यों, क्योंकि इनके S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके S में 1 इलेक्ट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती सर इन तीनों की तो ज़्यादा होगी, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो हम कैसे पता लगाते थे, हम देखेंगे कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा S ऑर्बिटल में तो तुम्हारे बराबर इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब तुम P और D ऑर्बिटल वाले से कंफर्म होगे। तो बोले D ऑर्बिटल तो हमारे में है ही नहीं, इसका मतलब P से कंफर्म होगे। फिर ये बात आई कि जब S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम ज़्यादा चाहते हो तो तुम पक्की बात है ये चाहते होगे कि P और D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम रहे। अब देखो इनके P में 0, इनके P में 1, इनके P में 2, बस ऑर्डर डिसाइड हो गया। S में बराबर, लेकिन P में Sn चाहता है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, इसका मतलब P में 0 वाले की सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट, फिर इसकी, फिर इसकी। तो आओ ऑर्डर लिख लेते हैं, Sn+2 की आइसोमर शिफ्ट सबसे ज़्यादा, फिर Sn+ की, फिर Sn की फिर Sn की। ठीक, ये 3 का तो ऑर्डर डिसाइड हो गया। अब 3 के बाद आते हैं हमारे ये दोनों, इन दोनों में ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल से ही डिसाइड हो रहे हैं। Sn चाहता है कि हमारे S में खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, इनके S में 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके S में 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब Sn+3, उसके बाद हमारा Sn+4। ये हमारा आइसोमर शिफ्ट का ऑर्डर हुआ, ये हमारा आइसोमर शिफ्ट का ऑर्डर हुआ। ठीक, ये चीज़ें हमें 2 ही केस है हमारे पास, Fe का और Sn का। तो हमने Fe का केस देख लिया, Sn का केस देख लिया। अब Sn के केस के जो एग्जांपल जो आए हैं वो भी देख लो। क्या, जैसे अब बताओ SnF2, SnCl2, SnBr2, SnI2, बोले किसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। अरे भैया Sn चाहता है हमको खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, ताकि हमारा S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाए और हमारा आगे वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा डोनर होगा वो Sn के साथ खुश रहेगा। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पर डोनरेबिलिटी बढ़ती है, तो इसीलिए इसकी आइसोमर शिफ्ट भी ज़्यादा होगी, इसकी आइसोमर शिफ्ट भी ज़्यादा होगी। और इधर क्या था, FeF2, FeCl2, FeBr2 और FeI2, इधर का ऑर्डर ये था हमारा, यानी इसकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होती। देख लीजिए, एक बार बनाया था मैंने, नहीं शायद बिगाड़ दिया मैंने। तो ये ऑर्डर हमारा आया है। ये था पूरा हमारा कॉन्सेप्ट आइसोमर शिफ्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, डबलेट कैसे आता, सिंगलेट कैसे आता है। इसके बाद 2 से 3 वीडियो में हमारा मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे जितने आए हैं। एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं केवल और केवल आइसोमर शिफ्ट का। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि आइसोमर शिफ्ट जो होता है वो S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिसाइड होता है, लेकिन P और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कभी कभी स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। बोले ठीक है। फिर हमने कहा आइसोमर शिफ्ट को डेल्टा फार्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा R/R साई S² - C। हमने कहा कि फॉर Fe के लिए डेल्टा R की वैल्यू निगेटिव होती है, इसका मतलब आगे वाला टर्म ऑलरेडी निगेटिव है। अब आप S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो आगे वाला टर्म और निगेटिव चला जाएगा, और निगेटिव -C लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे वो चीज़ आइसोमर शिफ्ट उतना कम होती चली जाएगी।
इसका मतलब Fe चाहता है कि कोई हमसे ऐसा ग्रुप लगे जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले। इसीलिए FeF2, FeCl2, FeBr2, FeI2 में से FeF2 की आइसोमरसिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर बात आता Fe जो है मार्केट में दो टाइप के हैं, FeF2, FeCl2, Fe+2, Fe+3। Fe+3 की आइसोमरसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू Fe+2, क्योंकि दोनों में S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 0, लेकिन D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक में 6 एक में 5। फिर हाई स्पिन लो स्पिन आया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना बड़ा उसकी आइसोमरसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो फिर जनरल एक ऑर्डर हमने ये लगा लिया। फिर हमने कहा हम अब Sn यानी टिन का केस पढ़ेंगे। Sn के केस में क्या देखा कि भैया डेल्टा और पॉजिटिव होता है। बोले डेल्टा और पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आगे वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब आप जितनी ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे आगे वाला टर्म उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा। -C लगा हुआ है फार्मूले में, इसका मतलब Sn उसके साथ खुश है जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। इसीलिए SnBr2, SnF2, SnCl2, SnI2 में से SnI2 के साथ खुश है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर डोनरेबिलिटी बढ़ती है। फिर कहा गया S और P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में Sn चाहता है कि कम इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन S में खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन हो। इसीलिए Sn, Sn+, Sn+2, Sn+3, Sn+4 का जब ऑर्डर लिखा गया तो उसमें Sn+2 का सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, P में 0 इलेक्ट्रॉन थे। फिर Sn+ का, फिर Sn का, फिर Sn+3 का, फिर Sn+4 का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको वीडियो हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी कुछ हेल्प हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।